लेट्स रिज्यूम जी, और इसको लेट्स कंक्लूड, साथ में रिज्यूम करके कंक्लूड भी करते हैं। 11 को पढ़ रहे थे, 11 के अंदर हमने पढ़ा, हाँ अच्छा, जो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने जा रहे हैं, शो काज नोटिस कब तक हो सकता है। शो काज नोटिस हमने कहा ना कि शो काज नोटिस तो कितने अरसे तक ये गलत काम हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई कर उस वो जब हो गया उसकी कितने देर बाद तक उसके बारे में बात की जा सकती है। लाइक ये 15 अक्टूबर था ना, ठीक 15 अक्टूबर के बाद 5 साल तक, ये बात याद रखने वाली है कि उस पीरियड की जो रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट्स थी उसके 5 साल तक शो काज नोटिस हो सकता है उस पीरियड के बारे में। इस पीरियड के बारे में, ये पीरियड है ना 1 महीने का, कब तक हो सकती है बात? 5 साल तक, 5 साल, पूरे 5 साल तक। फिर वो कहते हैं शो काज नोटिस इस डेट पे आपने कर दिया, जिस डेट को आपने किया उस डेट के कितने दिनों के अंदर अंदर आपने उससे कुछ ना कुछ चीज़ निकालनी है, आर्डर पास करना है, उसको क्लोज़ करना है। शो काज नोटिस दे के आपने किसी चीज़ को ओपन कर दिया, कोई मामला खड़ा कर दिया, आपने किसी की इंक्वायरी शुरू कर ली, शो काज नोटिस दे के उसका ऑडिट शुरू कर दिया, उसको क्लोज़ कितने दिनों के अंदर अंदर करना है? 120 दिन के अंदर। 120 दिन रिकॉर्डिंग में आ रहा है जी, 120 दिन आ रहा है जी, 120 दिन लिखा हुआ आ रहा है। चलो वेरी गुड, हो गया। 120 दिन के अंदर अंदर आपने करना है। फिर वो कहता है कि क्या 120 दिन हतमी है, इसके अंदर चेंज नहीं आ सकती? कहते हैं आ सकती है, 90 दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो सकते हैं। कब तक एक्सटेंड हो सकता है? 90 डेज़ के लिए। कौन कर सकता है? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, CIR, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। कहता है कि यार जब ये शोकाज हुआ उस वक्त टैक्स पेयर आ गया, रजिस्टर्ड पर्सन आ गया, उसने कहा जी मैं जवाब तो जमा करवाऊंगा लेकिन मुझे कुछ एडजर्नमेंट दे दें। एडजर्नमेंट में क्या होती है कि मुझे कुछ मोहलत दे दें कि मैं अपनी चीज़ें ठीक करके ले आऊँ। तो जो मोहलत वाला टाइम है वो इसमें से निकाल दिया जाएगा। जो आपने एडजर्नमेंट के लिए टाइम लिया, वो एडजर्नमेंट के लिए टाइम लिया उसको माइनस कर दिया जाएगा 120 कैलकुलेट करते हुए कि आपने एडजर्नमेंट से इतनी ली, तो वो 100 जब शो का शुरू हुआ दरमियान में एडजर्नमेंट्स लेते रहे, वो माइनस करते जाएंगे। उसके बगैर वाले दिन जो है ना, खाली जो दिन जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। या एक प्रोसेस होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR, के बाहमी मिलकर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ये एक मेकनिज़म होता है कि डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने का, मसले को हल करने का। एक दरमियान में एक बंदा बैठता है, FBI वाले भी आते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन भी आता है, बातचीत होती है और बात को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो जितने दिन इसके पास रहा केस, इस अमल में रहा, वो दिन भी माइनस कर दिए जाएंगे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रिजॉल्व रेजोल्यूशन। तो ADR में जितने दिन रहा, जितने दिन आपने एडजर्नमेंट ली, वो माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन क्या एडजर्नमेंट आप 2 साल की ले सकते हैं? उसने कहा नहीं यार, मैक्सिमम एडजर्नमेंट वाले दिन माइनस हो सकते हैं, वो 60 दिन हो सकते हैं। ADR को ठीक है जी, ADR को जी 47A डील करेगा जी, ठीक है जी। अच्छा, तो ये इनके कहने पे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, 60 एडजर्नमेंट जो है ना, वो मैक्सिमम कितने दिनों की हो सकती है? 60 दिनों की। अगर आपके 70 दिन है तो आप कैलकुलेट करने लगे 120, तो आप 70 नहीं करेंगे बल्कि मैक्सिमम कितना करेंगे? 60 डेज़। और ADR के डेज़ के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो ADR वाले जो भी डेज़ होंगे वो भी माइनस कर दिए जाएंगे कि शोकाज नोटिस आज हुआ, इसके 120 दिन के अंदर अंदर आर्डर पास किया जाना है। आर्डर पास 120 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो वो कहता है कि ठीक है,
एक्सटेंड कर सकता है कमिश्नर 90 दिन के लिए। उसके अंदर भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जी इसके अंदर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप एडजर्नमेंट्स बड़ी ली हैं आपने, तो मैक्सिमम एडजर्नमेंट्स 60 डेज़ की माइनस हो सकती हैं। और उन्होंने कहा जी एक और काम भी होता है, ADR हुआ था, तो ADR के अंदर जो दिन गुजरे थे वो भी निकाल दो, अब कैलकुलेट करो कि दिन कितने बनते हैं। तो अगर वो पीरियड के दौरान बनता है तो उस पीरियड के अंदर अंदर बात को ख़त्म करना है, ये खुला नहीं छोड़ देना। कहते हैं मिनिमम, कोई मसला नहीं, अब जाने दो इन्हें। वो कहता है कि मिनिमम टैक्स लायबिलिटी कौन मालूम करेगा, ये बात ख़त्म होगी। मिनिमम टैक्स लायबिलिटी कौन मालूम करेगा? असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे वाला बंदा नहीं कर सकता। मिनिमम टैक्स लायबिलिटी कब मालूम की जाएगी? जब आपने रिटर्न फाइल करनी थी, आपने नहीं की, रिटर्न फाइल नहीं की, आपको करनी थी, तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर मिनिमम वो बंदा हो, इसको वैसे ऐसे लिखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ACIR, ये वो मिनिमम बंदा है, इससे नीचे वाला नहीं। ये मिनिमम टैक्स लायबिलिटी मालूम करेगा कि इतना आपका बनता था, कम अज़ कम ये आप पे करें, कम अज़ कम ये बनता था, आप पे करो जनाब, ठीक है जी। फिर वो कहता है ये तकरीबन ख़त्म हो गया, और वो हमको पता है कि टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स किस सेक्शन में आता है? टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 6 में आता है। वेरी गुड, तो आप मेहनत कर रहे हैं जी, लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसी तरह इसको कंटिन्यू रखें और इंशाल्लाह रिज़ल्ट देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अच्छा जी, कहता है बग़ैर नोटिस दिए सेक्शन 11A, सेक्शन 11A कहता है, सेक्शन 12A कहता है, सॉरी 11A क्या कहता है? हाँ जी, टैक्स अमाउंट रिकवरेबल विदाउट, यार बग़ैर नोटिस दिए आप कौन सी अमाउंट रिकवर कर सकते हैं? वो कौन सी अमाउंट है? कहते हैं आपने खुद रिटर्न फाइल की और उसमें कुछ लायबिलिटी शो की, ठीक है, और लायबिलिटी शो करके पे नहीं की, तो अब नोटिस देने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आप तो माने हुए हैं कि इतनी लायबिलिटी बनती है। जब आप माने हुए और दे नहीं रहे तो बगैर नोटिस दिए हुए वसूल कर लेगा FBR। वसूल कैसे करेगा? वो कहेगा जी कि आपकी जो है ना, वो जो गुड्स हैं, आपकी गुड्स पे काबू कर लेगा, उनको मूव ही नहीं करने देगा, आपकी फैक्ट्री में के आगे बंदा बैठा देगा गाड़ी की, कोई चीज़ बाहर बिकने के लिए जाए ही नहीं, ठीक है, और गुड्स की मूवमेंट पे काबू कर लिया उसने, मूवमेंट पे। यार ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है? कोई जलने की चीज़ की स्मेल आ रही है। देखो यार, लाइटें पिछली वाली बंद करें जी। ये स्मेल आ रही है वैसे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तो एक ये, और दूसरी बात उसने कहा कि आपके बैंक अकाउंट्स जो है ना, उनको अटैच कर दिया जाएगा, उसके अंदर से पैसे निकाल लिए जाएंगे। ये दो तरीक़ों से बगैर नोटिस दिए हुए पैसे लेके FBR उड़ जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल है। वो हमने आप कहाँ से उस वक्त जब 140 पढ़ा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, सेक्शन 140 ये थे, ये बुला उधर भी मौजूद है। ये
अपने पैसे? क्यों नहीं कर सकता? तो आपने पढ़ा नहीं था जब हमने कलेक्शन एंड रिकवरी वाला पूरा चैप्टर पढ़ा था, पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और उसमें जाके सेक्शन 140 को पढ़ा था। 140 में हमने कहा था कि रिकवरी फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ होल्डिंग अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर, पढ़ा था। उसके अंदर वो कहा था कि बैंक में अगर पड़े होंगे तो आप बैंक से जाके उठा लेंगे। 140 के अंदर तो ले सकता है FBR, असिस्टेंट कमिश्नर कर रहा होता है। हाँ, असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी आ रही होती है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की। जी आप भी पूछते हैं। डिफॉल्ट सरचार्ज, तो इस बंदे को डिफॉल्ट सरचार्ज नहीं पड़ेगा जब लायबिलिटी तो बता रहे हैं। डेफिनेटली जी, जब ये तो हमने बिल्कुल, ये तो पढ़ी लिखी बात होगी कि आपने पैसा कौम का अपने पास रखा हुआ है, तो जितने दिन रखा हो उस हिसाब से डिफॉल्ट सरचार्ज तो देना ही देना है। वो भी और साथ में लाइबिलिटी भी आगे जाके इस पर बात होने लगी है। आगे चलेंगे ना तो देखना वो आगे वो हमें क्लियर करके बता रहा है कि किस क्या क्या देंगे। अच्छा, तो कहते हैं कि ये तो होगी बात ये कि वो लेके चला जाएगा बगैर नोटिस दिए हुए। लेकिन अगर आप पेनल्टी लगाना चाहते हैं कि आपने जनाब ये काम करना था कि टैक्स की अमाउंट आपने पे करनी थी, आपने नहीं की, हम बगैर नोटिस दिए आपकी गुड्स को अटैच करके लेके जा रहे हैं, या फिर हम आपके बैंक में से निकाल के लेके जा रहे हैं, नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, बात लिखी पड़ी है, मानी हुई है कि ये टैक्स बनता है, पेनल्टी लगानी है, तो क्या पेनल्टी भी विदाउट नोटिस हो जाएगी? नहीं, पेनल्टी के लिए आपको नोटिस पक्का देना पड़ेगा, पक्का देना पड़ेगा, शो काज नोटिस जो है ना। ठीक है, तो ये आपने इसको ज़रूर पेनल्टी जो है ना, इसको वो कभी भी सब सेक्शन नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, वो हमेशा सेक्शन पूछ सकता है, सब सेक्शन कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक हो गया। तो और कोई जिनका बच्चा नहीं मेरे ख्याल से इतने सब सेक्शन है उसको हज़म कर सके, क्योंकि वो अगर वो पूछ लेगा सबसे सब सेक्शन पूछ ले तो मेरे ख्याल से फिर मेरिट लिस्ट बनेगी 53, 52, 51, हो सकता है 40 पे भी गिर जाए कि 40 तक जिसके नंबर आए वो ये दोबारा पेपर लेना पड़ जाए, क्योंकि ये हाँ नहीं सब सेक्शन वो बहुत मशहूर होते हैं, बहुत मशहूर वाले। ये सुने जी गुरैश साहब क्या कहते हैं। लाइट आ गई है, ओ वेरी गुड जी, करें जी बंद दरवाजे। तो हाँ सर, इस तरह के अभी लेक्चर रिकॉर्डेड जो है प्रोवाइड करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर उसके अकॉर्डिंग हाँ अच्छा कह रहे हो तो अलाउ करते हैं भाई। हाँ, तो हमने कह दी कि जूम चालू नहीं रहा, लाओ कहाँ कर दें। जी गुरैश साहब मत करेंगे, कहते हैं बच्चों को लाओ तो करें, रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे। चल तो नहीं रहा, हम कैसे अलाउ कर दें। अच्छा अच्छा, नहीं इसको हम कंटिन्यू करते हैं यार, इधर ध्यान दें साथ। अगर ये हो जाता है तो ये चल रही है, लोगों के पास चल रही है, इसका एंड नहीं हुआ, बेचारे बैठे हुए होंगे। आज वैसे टोटली जो है ना डिस्टर्बेंस ही रही है। अच्छा, आज कैंसिल ही कर देनी चाहिए थी जब बारिश हुई ना सुबह। अच्छा यार, इसको मैं यही पढ़ रहा हूँ, इसके आगे आज हम नहीं पढ़ रहे, तो ये सेक्शन 11 को ही पूरा करते हैं क्योंकि वो अच्छा। तो सेक्शन 11A क्लियर हो गया हमारा। फिर आगे आता है 11B। 11B क्या होता है, वो क्या कहना चाह रहा है, इसको पढ़ें जी। 11B को आर्टिकुलेट करें कि 11B क्या कह रहा है। हाँ, 11B assessment giving effect to an order। अब आपको ये देख के क्या समझ आ रही है, असेसमेंट
ठीक है असेसिंग ऑफिसर कर रहा होता है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। गिविंग इफेक्ट, वो इफेक्ट दे रहा है, वो उसको सैंक्शन कर रहा है टू एन आर्डर। ये किसकी तरफ से आर्डर आ गया जी, जिसके आर्डर को इफेक्ट दिया जा रहा है असेसमेंट के तौर पे? नहीं, ये आर्डर आ गया एपलेट ट्राइब्यूनल से आ गया, ये CIR अपील से आ गया, ये हाई कोर्ट से आ गया। होता क्या है कि इंडिविजुअल काम स्टार्ट कहाँ से होता है, बात शुरू कैसे होती है? बात शुरू इस तरह होती है कि रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल करता है या नहीं करता। ठीक, ऑफिसर जो है वो देखता है कि टैक्स कम लगा हुआ है, ठीक है, वो एक्चुअल मालूम करता है कि ये इतना बनता है, वो उसको आर्डर करता है कि पे करो। वो आर्डर से नाराज़ हो जाता है, वो कहते हैं एग्रीव्ड पर्सन। वो नाराज़ हो जाता है, कौन? रजिस्टर्ड पर्सन। नाराज़ होके वो भाग के जाता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील साहब, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, दरमियान में आएँ और मेरा फ़ैसला ठीक करें। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फ़ैसला करता है वाकई तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो फ़ैसला करके ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू के पास भेज देता है। उसे कहता है कि इसकी इस तरह असेसमेंट करो जिस तरह मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इतनी बनती है, वो असेसमेंट बना के इसके हाथ में दो, ये उतना टैक्स पे करे जितना तुमने बनाया है ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू उतना नहीं बनता। तुम गुस्से में आ गए थे, तुमने कानून को सही तरीके से पढ़ा नहीं है। मैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हूँ, मैं एटलीस्ट कमिश्नर तो हूँ, तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, तुम्हें अभी इल्म नहीं है इतना, तुम्हारा नॉलेज इतना नहीं है, इसका इतना नहीं बनता, इसका जो तुमने बनाया है बल्कि इतना बनता है। ये मैं आर्डर देता हूँ, मेरे आर्डर को अफेक्ट दो और असेसमेंट कर दो। ठीक, तो वो CIR अपील भी कर सकता है। CIR अपील अफसर के साथ एग्री कर जाता है। लेट्स सपोज ये तो हमने कहा एग्री नहीं करता, यहाँ पे वो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू के साथ एग्री कर गया। अब जो बंदा नाराज़ था, जो एग्रीव था, वो कहेगा कि यार ये तुम भी उसी के साथ मिल गए हो। वो चले जाएगा एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। एपलेट ट्रिब्यूनल को जाके कहेगा जी फ़लाँ अफसर ने आर्डर पास किया था, मैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास गया लेकिन उसने भी मुझे इंसाफ नहीं फराहम किया। अब मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आ गया, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अगर ये आर्डर पास करता है और आर्डर इसके पास चला जाएगा, वो ये इसको आर्डर को इफेक्ट दे देगा। ठीक है, तो ये वो सेक्शन है जिसके थ्रू ये सारा इफेक्ट होगा। और फिर ये इसके में नहीं, अभी नहीं, इसके लिए कितने टाइम के अंदर अंदर इफेक्ट देना है? 1 साल के अंदर। ये पॉइंट है, कितने टाइम के अंदर? 1 साल के अंदर अंदर। जब इसको मिल गया, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू को आर्डर मिल गया कि इस तरह करना है, ये इफेक्ट दे देगा 1 साल के अंदर अंदर। फिर क्या हुआ कि ये इसको मिला ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू को अपीलेट ट्रिब्यूनल से आर्डर या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील से आर्डर या किसी और से कि जनाब ये नाराज़ हो गया। ये कहता है कि कमिश्नर, इसने कहा अपीलेट ट्रिब्यूनल साहब आप बड़े पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं चाहे छोटा हूँ लेकिन मेहनत मैंने बड़ी की है, तो इसलिए मैंने जो लगाया वो ठीक लगाया है। मैं आपकी बात को चैलेंज करता हूँ। ठीक, मैं क्या करता हूँ? आपकी बात को चैलेंज करता हूँ। तो ये फिर बंदा तो नाराज़ था, वो तो खुश होकर बैठ गया, उसके हक़ में होगी बात। तो अब नाराज़ हो गया ऑफिसर, तो ऑफिसर क्या कर सकता है? वो अगले प्लेटफॉर्म पे जाके अपील कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट में चला जाए। वो हाई कोर्ट में चला जाएगा, अभी जो आर्डर आया उसका क्या करना है? तो उसका ये होगा कि उसको इफेक्ट दे देगा और साथ में लिख देगा कि जनाब अभी कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, तो उसको वहाँ पे रुकवा लेगा, उसको इफेक्ट दे के कह देगा कि मैं तुम्हें इफेक्ट दे रहा हूँ लेकिन कंडीशनली दे रहा हूँ, जब उधर से फ़ैसला आएगा तो फिर सही एक्चुअल इफेक्ट दूंगा मैं। ठीक है, तो अब क्या वो ये आर्डर के 1 साल के अंदर अंदर करेगा? नहीं, हो सकता है हाई कोर्ट में फ़ैसले 3-3 साल पड़े रहते हैं।
ठीक है, तो फिर वो वाली पाबंदी जो है 1 साल वाली ख़त्म हो जाएगी। जो टाइम आएगा हाई कोर्ट का जो कुछ भी आएगा उसके अंदर अंदर 1 साल के अंदर अंदर वो फिर वो परमानेंट इफेक्ट दे देगा। ठीक हो गया। हाँ हाँ सर वो उसका जो ऑर्डर होगा अपील ट्रिब्यूनल का वो रुक जाएगा, उसके वो अमल दरामद नहीं करेगा। आप चला गया ना ऑफिसर हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में चला गया, ठीक है, लेकिन उसके आर्डर में उसने जो उस पर टैक्स की लायबिलिटी जो खड़ी थी उसकी रिकवरी करने लगा तो रिकवरी भी रोक लेगा। उससे पैसे नहीं पकड़ उसकी जेब से निकाल के नहीं ले आएगा, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट उस तरह नहीं करेगा, रोक लेगा, लेकिन फिर आगे चलता जाएगा कि देखते हैं हाई कोर्ट क्या कहता है। और जैसे हाई कोर्ट कहेगा उसके 1 साल के अंदर अंदर, अभी 3 साल देता नहीं है, तो ये आर्डर आ गया था, ये तो आया हुआ था 3 साल पहले, तो 1 साल के अंदर अंदर इफेक्ट देना था। अब क्या बनेगा कि यार मैं 1 साल के अंदर, अब बात हाई कोर्ट के बाद वाले की 1 साल के अंदर अंदर करूँगा मैं। ठीक हो गया। तो ये है जी 11B। अभी 11C भी है, वो हमारी किताब में नहीं है, लेकिन हम एक्चुअल बेयर एक्ट पे आ जाते हैं। तो नहीं, फिर नहीं हुआ। नहीं सर, ये तो यहाँ पे यस करें, यस करें। वो करते हैं ना वो उसके अच्छा चलो। की अपडेट मांग रहे हैं ना एंटीवायरस की। हाँ, तो ये 11C जो पिछले हमने पढ़ ली है ना, उसी से 11B से रिलेटेड ही है। वो कहते हैं पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ टू मॉडिफाई आर्डर्स, कि जो इन्होंने आर्डर किया उसको मॉडिफाई करने की पावर जो है। हाँ हाँ हाँ, कहता है जी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ भेज दिया गया था, किनके पास, लॉ को सेटल करने के लिए भेजा गया हाई कोर्ट को, एपलेट ट्रिब्यूनल को। और ये जो केस है रजिस्टर्ड पर्सन का, और ये हो रहा है 1/7/1990 से पहले वाले केसेस के बारे में। और ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि जो भी डिसीजन आएगा उस डिसीजन की रोशनी के अंदर आप जो वो केस आपका पिछला था उसको आप मॉडिफाई कर देंगे। उसको मॉडिफाई क्या करना होता है, नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ, फिर जो क्वेश्चन और लॉ सेटल किया गया उसके मुताबिक चेंज कर देंगे। और चेंज करना है कितने ड्यूरेशन के दौरान करेंगे आप, 1 साल के अंदर अंदर करेंगे। तो यार हम इस तरह करते हैं कि 11C जो है ना, इस पे हम ब्रेक लगा लेते हैं, और आगे एग्जाम्पशंस जो है ना, और एग्जाम्पशंस और सो ऑन, वो हम कल के लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और कल का लेक्चर हम डिसाइड कर देते हैं कि कल हम इंशाल्लाह 8 बजे, और 8 बजे हम मिल रहे हैं इस पे। अब इसको कर लें बंद, कर दें बंद, कि 8 बजे जो है ना हम इंशाल्लाह कल जो है